दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आ चुका हूं टैलेंट मैनेजमेंट के और यूनिट 3 में हम थे और पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और मेरा कोशिश रहेगी कि पार्ट 2 से यूनिट ज्यादा आगे खिसके नहीं, मतलब पार्ट 2 के अंदर पूरी की पूरी यूनिट अपन कंप्लीट कर दें। एमबीए थर्ड सेम में एचआर का कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीबीए बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है, पीजीडीसीए में आता है और यूजीसी नेट में तो मैं पहले ही बता चुका हूं 8 से 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। तो मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। देख लेते हैं जल्दी से, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया है और काफी सारी आपकी डिमांड आ रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आप तक सारे वीडियो पहुंचाने की। आईटी वालों की सबसे ज्यादा डिमांड है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आईटी के वीडियो मैं बना रहा हूं और जल्द ही सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी वीक में आईटी की भी क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आ जाते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की भी। आईटी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बच्चों के मतलब कमेंट भी पढ़े हैं और मेरे पास मैसेजेस भी बहुत हैं, तो मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन इस हफ्ते आपका सारी चीजें शुरू हो जाएगी। तो जो टैलेंट मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक है अपने पास यूनिट 3 का, वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो अब ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता क्या है, कहते हैं सर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एक आदमी है, यानी हमारा मिस्टर पिंटू भैया है, ये क्या करते हैं, जॉब करते हैं। क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ये जब जॉब कर रहे हैं तो इसमें इनका क्या एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट मींस के उतना उनको कितना टाइम देते हैं। अब सर आप कहोगे कि सर टाइम तो पूरा 8 घंटे ही कंपनी में रहते हैं, लेकिन 8 घंटे में इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। प्रोडक्टिविटी वर्ड निकल कर आया। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी मीन्स के उसकी उत्पादन क्षमता, ना मशीन की नहीं, यहां पर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। मिस्टर ए है, वो 1 घंटे में 40 यूनिट्स बनाते हैं, 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाते हैं। और वहीं हमारे मिस्टर पिंटू हैं तो वो 1 घंटे में केवल 25 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। कितने यूनिट का, 25 यूनिट का। तो क्यों, कौन ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है, मिस्टर ए ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ना कि हमारा मिस्टर पिंटू। मींस के मिस्टर पिंटू की प्रोडक्टिविटी कम है। इसका क्या कारण है कि उनका एंगेजमेंट कम है। मींस के वो जॉब में एंगेज नहीं है। मींस के हो सकता है कि कहीं आउट ऑफ माइंड हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं कैंटीन में बैठे हो, वर्क के प्रति सीरियस ना हो। ठीक है, क्या है, जितना काम करना है उतना काम करो, काम ना करो लेकिन काम की चर्चा हर जगह करो। बहुत वीडियो देखे भैया, कहा जाता है काम ना करो लेकिन काम की चर्चा हर जगह करो ताकि आप एमएनसी में आगे बढ़ सको। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, काम करना बहुत जरूरी है। काम हार्ड वर्क ही है जो सक्सेस दिलाएगा। अब ये प्रोसेस क्या होती है एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट की, मींस के कंपनी आपको क्या मान रही है। अभी यहाँ पर जो एकेटीयू है या आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वो ये मान रही है आप ऐसे एचआर रोल प्ले कर रहे हो, आप ऐसे एम्प्लॉय रोल प्ले नहीं कर रहे हो। मतलब एक एचआर के बंदे को एम्प्लॉय का एंगेजमेंट प्रोसेस डिसाइड करनी है। मींस कि वो उस काम को कैसे करेगा जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, उसका वर्कलोड भी कम हो। ऐसा ना हो कि उसका लोड ही बढ़े, यानी कि 8 घंटे बिल्कुल काम करता रहे, एकदम परेशान हो जाए और फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आए। ऐसा काम ना हो, उसका काम भी हो, उसको जो ब्रेक नेसेसरी चाहिए, फूड के लिए चाहिए, वो भी सारे उसको ब्रेक दिए जाएं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी हाई रहे। यही तो कहलाता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम। अब जब हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर बात कर रहे होते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं प्रिपेयर एंड डिजाइन, यानी कि पहले हम ये प्रोग्राम को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, एम्प्लॉय सेफ्टी सर्वे करेंगे कि भाई जो ये काम कर रहा है। अब ये एम्प्लॉय का एंगेजमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर एक नॉर्मल परसेप्शन लिया जाता है कि काम कैसे करना है। आप इसको लेबर से जब कनेक्ट करोगे तो आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे मैनेजर की जगह आप इसको लेबर मानिए। लेबर को क्या करना है, सबसे पहले एक मशीन पर आना है। ये मशीन पर वो लेबर आया, उस पे उसको कुछ बटन्स दबाने, कुछ एक्टिविटी करनी है और ये मशीन रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आने का प्रोसेस है और वो कौन सी एक्टिविटी करेगा, वहां पे कौन सी उसको ट्रेनिंग की एक्टिविटी जरूरत होगी उस मशीन के ऊपर, ये क्या कहलाएगा, आपकी फर्स्ट प्रोसेस कहलाएगी प्रिपेयर एंड डिजाइन। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे। अब यहाँ पर हम उसका सर्वे कर रहे हैं कि भाई कितनी देर तक इस मशीन के ऊपर यहाँ पर वो रुका हुआ है, वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, कौन से बटन दबाने में वो कितना फ्लक्चुएटिंग कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, निटिंग की मशीनें होती हैं या कहता हूं वुलन की मशीनें होती हैं, और सामान्य भाषा में बात करते हैं कपड़ा बनाने की मशीन होती है।
तो जो चरखा देखा होगा, अब थोड़ा इसका ऑटोमेशन हो गया है। अब ये ऑटोमेशन में क्या हुआ है, एक मशीन के अंदर करीबन 25,000 नीडल्स होती हैं, यहाँ 25,000 सुइयां होती हैं, और इनकी जो स्पीड रहती है वो 1 मीटर पर मिनट तक भी रहती है। 1 मीटर पर मिनट से 1 से 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर तक कपड़ा 1 मिनट के अंदर ये मशीन बना के प्रोड्यूस कर देती है। ये आजकल ऑटोमेटिक जर्मन मेड मशीन आ गई है, ठीक है। ये आप कह सकते हो वार्पिंग नीटिंग की मशीन है, जो टेक्निकल टर्म्स में इनको बोला जाता है। अब उसमें 25,000 नीडल्स हैं, हर नीडल में से धागा जा रहा है। कोई भी धागा टूटता है तो मशीन उसके अंदर बता देती है कि इस वाली नीडल का धागा टूटा है, जल्दी से उसमें धागा डाल दो। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय लगा है उसका काम केवल वो धागा फिट करना ही होता है, क्योंकि सारी चीजें ऑटोमेट में है। तो इसमें ये थर्ड पॉइंट हुआ कि एम्प्लॉयमेंट का एंगेजमेंट जो सर्वे है उसने कितना काम वहां पे किया है, कितना उसमें प्रोडक्शन पे काम किया है, कितना उसको टाइम लगता है, आइडियल टाइम कितना लगता है उस सुई में धागा वापस जोड़ने का, यानी कि जो वो एक्टिविटी कर रहा है उस मशीन में उसका आइडियल टाइम कितना है और सब कितना टाइम ले रहे हैं, ये उसमें मिस्टर पिंटू कितना ले रहा है, मिस्टर ए कितना ले रहा है, मिस्टर बी कितना ले रहा है, ये पॉइंट है। फिर इसका रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है, जिसका कम है उसके ऊपर अपन को जोड़ देना है, जिसका ज्यादा है उससे अपन को सीख लेनी है। फिर एक्शन प्लानिंग, जिसका भी कम निकला तो भैया क्यों कम निकला, क्या इसमें ट्रेनिंग की कमी थी, क्या उसका ऊपर वर्क के ऊपर फोकस नहीं था, क्या कारण था। इसके बाद फॉलो अप, जो प्लान ले लिया, एक्शन ले लिया, इसके बाद उसको बोल दिया भैया काम ईमानदारी से करना होगा, अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग करा दी, और उसके बाद हम फॉलो अप लेंगे, है ना। और वापस से फिर हम डिजाइन करेंगे कि अच्छा ये जो बंदा था इसको यहां खड़ा कर रहा था तो दिक्कत आ रही थी, इसको अगर मैं बैक हैंड पे तैयार खड़ा करूंगा, यहां खड़ा करूंगा तो इसका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक होती है कभी कंपनी में, कभी कंपनी का लेआउट को चेंज करना पड़ता है, कभी कंपनी की मशीन का लेआउट चेंज करना पड़ता है, मतलब मशीन का स्ट्रक्चर जो है वो कहीं और रखना पड़ता है, लाइटिंग की फैसिलिटी चेंज करनी पड़ती है। माइन्यूट चेंजेस करने से एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। या हो सकता है वहां पर उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा हो, तो मैंने कितनी बार ऐसा देखा कि स्टूल भी रखा गया, स्टूल से उसका हाथ, क्योंकि जो छोटे एम्प्लॉय है, मतलब कि छोटे एम्प्लॉय जिनकी हाइट 5 फीट से थोड़ी कम आ रही है, जो नॉर्मल हाइट से कम आ गए, उनके लिए वहां पर स्टूल की व्यवस्था करी गई और उनको ऐसी मशीन पे डिप्लॉय करा गया जहां पे स्टूल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करने से है, केवल इतना सा अपन को याद रखना है। आपको समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द डिग्री ऑफ द एम्प्लॉय इन्वेस्ट देयर इमोशंस एंड बिहेवियरल एनर्जीज टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, अपन ने सिंपल से सीख लिया कि भैया जितना वो काम को समय दे रहा है यही एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब वे टू अचीव एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि लोग क्यों काम करें, क्यों आपके काम को समय दे, क्यों काम करेंगे कि एम्प्लॉय जो होगा वो तो ठीक है अब सैलरी लेके जा ही रहा है, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, क्यों मिस्टर पिंटू जो है वो ज्यादा काम करे, उसके लिए पहले उनसे कमिटमेंट कराए। आजकल मार्केटिंग में सबसे पहले सुबह उठते ही बॉस का फोन आता है, हाँ भैया कितना टारगेट है आज का, वो बोलेगा सर 20,000 का, वो बोलेगा भैया 40,000 का, LIC का टारगेट पूछा जाएगा, म्यूचुअल फंड का टारगेट पूछा जाएगा, RD FD का टारगेट पूछा जाएगा, अकाउंट ओपनिंग का टारगेट। सुबह उठते ही फोन आता है, दैट इज द कमिटमेंट, कि आपको सुबह मॉर्निंग में पूछ लिया जाता है कितना आज काम करोगे, और फिर शाम को फिर एम्प्लॉय बॉस पूछता है हाँ भैया कितना टारगेट अचीव हुआ, सुबह बोला था 5 RD करा दूंगा, आज कितनी हुई, नहीं हुई, 2 FD का बोला था नहीं हुई, तो फिर वो चिल्लाता है, बोलता है, और हो जाती है तो शाबाशी देता है। तो दैट इज द कमिटमेंट, यानी कि आपको अगर एंगेजमेंट बढ़ाना है किसी एम्प्लॉय का तो उससे पूछ लिया जाए कि भाई आपका कमिटमेंट कितना है, आप कितने यूनिट ऑफ प्रोड्यूस करने वाले हो, ठीक है। देन मोटिवेशन, मोटिवेशन तो एक की है ही आपको एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। मोटिवेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी, इतने यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, ये रिवॉर्ड मिलेंगे, ये लॉयल्टी मिलेगी, ये सारी की सारी। लॉयल्टी इसका नेक्स्ट पॉइंट ही आ गया है, वफादार व्यक्ति होगा उसका एंगेजमेंट ज्यादा होता है, कम वफादार होगा तो कम होगा। अब लॉयल्टी कैसे डेवलप करी जाती है, लॉयल्टी, ठीक है, डेवलप दोनों तरफ से होती है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय लॉयल होना चाहिए, एम्प्लॉयर भी लॉयल होना चाहिए, यानी वो क्या दे, जॉब सिक्योरिटी दे, भैया हम आपको निकालने वाले नहीं है। आज
सरकारी नौकरी में बच्चे क्यों ज्यादा जाना पसंद करते हैं? एमबीए के बाद भी कहते हैं सर सरकारी नौकरी का कुछ तो बताइए। लॉयल्टी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हम आपको निकालेंगे नहीं, भले आपका प्रोडक्शन लेवल कितना भी ज्यादा और कितना भी कम क्यों ना हो, हम आपको निकालेंगे नहीं। वो आपके प्रति ईमानदार है, वो टेक केयर कर रही है, न केवल आपकी पूरी फैमिली की, वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बियर कर रही है। आर्मी में चले जाते हैं तो वो आपकी नहीं, आपके पूरे खानदान के मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस बियर करती है। इसलिए लोग मतलब, और देश के प्रति तो वफादारी हर किसी के अंदर होती है, और आर्मी इसको और बूस्टअप करती है। क्यों? क्योंकि आर्मी में चले जाओगे तो ठीक है, देश को, मेरा कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को देखने के लिए मेरी आर्मी खड़ी है। सब लोग भी खड़े रहते हैं लेकिन आर्मी खड़ी है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी एक प्राइम सोर्स होता है एंगेजमेंट बढ़ाने का। नेक्स्ट, ट्रस्ट। वी ट्रस्ट। किसी इंप्लॉय ने कहा कि सर वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर डिस्ट्रस्ट हुआ तो एंगेजमेंट लो हो जाएगा, और ट्रस्ट हुआ तो एंगेजमेंट हाई होगा। मैंने कह दिया बच्चों चीटिंग नहीं करनी है, और मुझे पता है कि बच्चे चीटिंग करेंगे, और मेरे को ट्रस्ट है कि वो चीटिंग नहीं करेंगे, तो बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे। मैंने कह दिया कि मैं जब क्वेश्चन कुछ दे कर जाता हूं, कभी मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल ये अनुभव किया है, और एक छोटी सी टास्क भी करवाई है बच्चों को। जब ये बता दिया गया कि अगर ये क्वेश्चन करोगे एज इट इज एग्जाम में आता है, और आपको पता है अपने क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आते हैं, ये एज इट इज, अगर आपने अभी यहाँ चीटिंग कर ली तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। जब ये भरोसा उनको मिल जाता है कि सर ने जो अगर मेरे को चीटिंग का मना करा है ये हमारी भलाई के लिए है, तो वो चीटिंग नहीं करता है। अगर मैं केवल बोल के चला जाऊं कि चीटिंग मत करना, तो 100% चीटिंग होनी है। ये विधि का विधान है, बच्चों की फितरत है। मालूम है मुझे कि भाई मैं पीछे पलटा नहीं कि चीटिंग होना स्टार्ट है, लेकिन बोल दिया गया ये छोटी सी परीक्षा है, जीवन की परीक्षा नहीं है, इसमें चीटिंग करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो ट्रस्ट बोथ साइड हो, एम्प्लॉयर का भी हो और एम्प्लॉय का भी हो। ये कौन सी एक्टिविटी है? एंगेजमेंट बढ़ाती है। इसके अलावा जो बुक के अंदर लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं 3 C's ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये आ जाता है करियर, कॉम्पिटेंस एंड केयर। करियर के ऊपर फोकस हो। करियर मींस कि अगर कोई लेबर भी ज्वाइन हो रहा हो तो उसको पता हो कि जब वो रिटायरमेंट होगा तो एज ए मैनेजर हो जाएगा, या वो अच्छी पोस्ट पे चला जाएगा, और अगर किसी ने मैनेजर से ज्वाइन करा है तो वो कंपनी का एमडी तक बनने की काबिलियत रखेगा। जब उसको करियर प्लान क्लियर होगा तो उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा। अगर उसको करियर प्लान ही क्लियर नहीं कि 2 साल बाद ये कंपनी निकाल देती है, नहीं। कॉम्पिटेंस, आपको अगर आपकी योग्यता का कार्य दिया जाएगा, आपको आपकी क्षमताओं का विकास किया जाएगा, तो व्यक्ति हमेशा एंगेज रहता है। मेरी क्लास के अंदर बच्चे मेरे से बहुत बात करते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, बच्चे मेरे से बहुत बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि मैं 2 वे कम्युनिकेशन में चलता है। ऑनलाइन में तो इतना संभव नहीं हो पाता, लेकिन ऑफलाइन में हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन चलता है। हम एक टॉपिक को थोरोली डिस्कस करते हैं। टाइम, देयर इज नो बाउंडेशन। 1 आवर की क्लास है कि 2 आवर्स की क्लास है, सिलेबस की क्लास होती है मेरी, टॉपिक की क्लास होती है। जब तक ये टॉपिक होगा नहीं बच्चे कहीं जाएंगे नहीं। और कम्युनिकेशन हम दोनों समझ के, लर्निंग विथ है, मेरे साथ सीखते हैं और मैं भी उनके साथ सीखता हूँ कि हाँ इस बात को इस तरीके से और ज्यादा बोला जाए तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो दैट इज द कॉम्पिटेंस। मैं भी अपने अंदर इंप्रूव करने की रेगुलर कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ आपको समझा सकूँ। आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर समझ में आता है, आप पढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट, केयर। यदि आप एम्प्लॉय की केयर कर रहे हैं, ट्रस्ट, लॉयल्टी, मोटिवेशन, ये सारे उसके पॉइंट है। यहाँ पर एक बार दिया हुआ था 3 C's, तो मैंने इसमें ले लिया क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है 3 C's ऑफ द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो केयर यानी कि आप उसको जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो, आप उसको फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहे हो, आप उसके हेल्थ का इशू का ध्यान रख रहे हो, कोई हैजार्डस सिचुएशन में नहीं कर रहे हो, आप उसके वेलफेयर की एक्टिविटी भी करते हो, ठीक है। ये होती है सारी की सारी चीजें केयर में। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे जब पॉइंट्स हो जाते हैं तो केयर, कॉम्पिटेंस और करियर, ये जब तीनों चीजें अगर एम्प्लॉय के साथ हो रही होती है तो एम्प्लॉय हमारा एंगेज हो जाता है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, वो ज्यादा वर्क के ऊपर फोकस हो जाता है। दैट इज द वेज टू अचीविंग द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आई होप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉय टैलेंट डेवलपमेंट। अब ये टैलेंट डेवलपमेंट क्या है? टैलेंट डेवलपमेंट में अंदर वैसे तो एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है, टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर नीड एनालिसिस, यानी कि टैलेंट का डेवलपमेंट करना। जो मेरे पास मैन पावर है, जो मेरे पास क्या है, मैन पावर है, इसको डेवलप करना। क्या करना? डेवलप करना। अब ये डेवलप कैसे हो सकता है? ट्रेनिंग देके तो मैं डेवलप करूंगा, ठीक है, ट्रेनिंग दूंगा, वर्कशॉप कराऊंगा, सेमिनार्स कराऊंगा, ठीक है, उसी के थ्रू तो मैं डेवलप करूंगा। तो ये जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की नीड्स हैं उसको एनालिसिस किया जाता है कि ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस TNA इसकी बेसिक प्रोसेस है। अब इसके भी कारण है कि ट्रेनिंग क्यों कराई जाए, किस लिए कराई जाए। बट टैलेंट डेवलप अगर करना है, टैलेंट डेवलप करना है तो उसका प्राइम वे है गिव अ ट्रेनिंग। अब ये जो ट्रेनिंग है
उसकी जो नीड होती है कि हमको कितनी ट्रेनिंग देनी है, कौन से टॉपिक्स की ट्रेनिंग देनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी है और किसको देनी है, दैट इज अनदर प्रोसेस, है ना। ये किसका काम है जी, एचआर का काम है, यानी कि आपके टैलेंट मैनेजमेंट का ही काम है। इससे क्या होता है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है ना। इस टॉपिक में इतना ही था, ज्यादा है नहीं उसमें। अब ये है टाइप्स ऑफ नीड एनालिसिस। अब ये नीड्स कौन सी है, ट्रेनिंग नीड्स है, ठीक है, ट्रेनिंग नीड है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का टॉपिक का पूरा नाम लिख लेना, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है कि भाई किसी को हमको ट्रेनिंग देनी है तो क्यों देनी है, कितनी देनी है, उसके कुछ पॉइंट्स है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कारणों से किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय के अंदर। पहला ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, यार अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है तो आपको हर 6 महीने के अंदर तो ट्रेनिंग का एक थोरोली कार्यक्रम रखना है, 7 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग करानी है, क्योंकि अपडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेशन बहुत जल्दी चला जाता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होती है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है उसके अंदर। अगर माइनिंग इंडस्ट्री है तो उसमें ट्रेनिंग की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग आप 2 साल में एक बार भी कराओगे एम्प्लॉय की तो चिंता नहीं, क्योंकि उसके अंदर अपडेशन कम हो रहा है। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। सेकंड पर्सनल एनालिसिस, उस व्यक्ति को कितनी जरूरत है। जैसे अभी अपन ने मिस्टर पिंटू को देखा था तो बहुत जरूरत है, क्यों, क्योंकि उनका आउटपुट कम है। अब मिस्टर पिंटू की जो क्वालिफिकेशन है अगर वो लो है तो उसको ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है, और हाई है तो कम जरूरत है। याद रखना, हाई को ट्रेनिंग कम चाहिए और लो को ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए। जो कमजोर है उसी को तो साथ चाहिए। अरे किसी बच्चे के 90% बने, मैंने उसके 95 बनवा दिए तो कोई तीर नहीं मारा। जिस बच्चे के 40% है अगर उसके 70 बनवा दिए तो मेरी काबिलियत है। ये ही होता है ट्रेनिंग, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। वर्क एनालिसिस एंड टास्क एनालिसिस, अगर कोई वर्क नया आता है, कोई टास्क नहीं आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। परफॉर्मेंस एनालिसिस, यदि परफॉर्मेंस लो हो रही है तो किन कारणों से हो रही है, हो सकता है कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, है ना। कंटेंट एनालिसिस, अब कंटेंट और टास्क में से एक ही है ना। कंटेंट एनालिसिस कह लो या वर्क एनालिसिस कह लो, केवल बुक के अंदर पॉइंट बढ़ाया गया। कंटेंट एनालिसिस क्या है, मींस कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस, हमेशा कुछ नोवेल होगा यानी कुछ नया होगा तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ओल्ड में कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेनिंग सूटेबिलिटी एनालिसिस, यानी कि ये हमको ट्रेनिंग की कितनी सूटेबिलिटी, मींस अब उपयोगिता कितनी है। अगर ये ट्रेनिंग मेरे लिए जरूरी नहीं है तो वो करानी जरूरी नहीं है, और ये ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि एक अकाउंट्स का कोई व्यक्ति है, उसके लिए कोई टैली का सॉफ्टवेयर कराना बहुत जरूरी है, ईआरपी के सॉफ्टवेयर को कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको अटेंडेंस का कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा तो उसको कराने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वही अगर कोई स्टोर का बंदा है तो उसको इस ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। कोई प्रोडक्शन का बंदा है तो उसको टेली के सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं। दैट इज द ट्रेनिंग सूटेबिलिटी एनालिसिस। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे को कितना कॉस्ट है, क्या ट्रेनिंग करा देने से मिस्टर पिंटू का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो भैया जो इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, वो हमारे लिए उस ट्रेनिंग की कॉस्ट इक्वल है। अगर मैं ट्रेनिंग तो करा देता हूं, मान लेते हैं सबको मैंने नई कॉस्ट की, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करा दी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग से, नई टेक की ट्रेनिंग से मेरे को कोई रेवेन्यू प्रॉफिट टर्न नहीं हो रहा है, तो मैं वो ट्रेनिंग कराऊंगा नहीं कराऊंगा। जब तक मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई भी कंपनी वो ट्रेनिंग कराना पसंद नहीं करती, केवल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम। केवल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले होते हैं जो चाहते हैं कि जो उनके टीचर्स हैं वो ट्रेन हो, जो एफडीपी करे, रिसर्च पेपर करे, ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। बट इन द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू वो कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं करती जो कॉस्ट बेनिफिट नहीं दे रही हो, ठीक है। ट्रेनिंग की कितनी आवश्यकता है, कंटेंट कौन सा है, वर्कफोर्स कौन सी है, परफॉर्मेंस, वर्क टास्क कौन सी है, परफॉर्मेंस कम आ रही है क्या, और पर्सन को रिक्वायरमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, या ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करा जाए तब ये ट्रेनिंग के नीड्स निकल जाते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है लेकिन सारे पॉइंट्स मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ गया है, देखिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट। अब ये जो टैलेंट डेवलपमेंट की, अभी अपन ने ट्रेनिंग डेवलपमेंट नहीं, टैलेंट डेवलपमेंट की अपन ने जो बुक के अंदर 3 पॉइंट दिया हुआ है वो है नॉलेज मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट और डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट। यानी ट्रेनिंग किन कारणों से कराई जाए या टैलेंट का जो डेवलपमेंट हो, टैलेंट का
जो डेवलपमेंट हो, मीन्स के जो व्यक्ति का विकास हो, उसके अंदर हम क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। पहला इंप्रूवमेंट है उसके नॉलेज का, यानी कि उसको जो हम नॉलेज दे रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज है, जो उसको मशीन का नॉलेज है, वो इंप्रूव करे। कॉम्पिटेंसी यानी कि उसकी क्षमताओं का विकास हो, यानी कि उसकी स्किल का एनहांसमेंट हो। किसका एनहांसमेंट हो? दो कारणों से हमको दो चीजें उसके अंदर डेवलप करनी होती। पहला तो उसका नॉलेज डेवलपमेंट है, मींस कि जो उसका प्रोडक्ट है या मशीन है उसके बारे में उसका नॉलेज यानी थ्योरेटिकल बेस इंप्रूव हो, ठीक है। सेकंड कॉम्पिटेंसी यानी कि उसका स्किल परफॉर्मेंस, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी जो लेवल आ रहा है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी आ रही थी मिस्टर ए की, वो मिस्टर पिंटू की भी आ जाए, इसलिए हम डेवलपमेंट करते हैं। और डेवलपिंग लीडरशिप, आगे जाके वो सक्सेशन प्लानिंग हो। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब वो आगे जाके मिस्टर पिंटू लीडर बन सके, एक ही जगह ले सके। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर तो एक ही लीडर होता है, सब जने उसके अंडर में काम करते हैं। किसी दिन ये जॉब छोड़कर चला गया, लेफ्ट हो गया, तो इसके बाद कौन बंदा 1 2 3 4 में से कौन बंदा इसकी जगह ले सकेगा मिस्टर ए की, ये होती है सक्सेशन प्लानिंग। अब पहले के अंदर तो हम नॉलेज दे रहे हैं कि ए क्या क्या काम कर रहा है, बी उसकी स्किल सिखा रहे हैं, और सी लीडरशिप का टैलेंट। लीडरशिप या किसी इनबॉर्न तो होती है कि लीडर्स आर बॉर्न, बट लीडर्स आर मेड बाय देयर ट्रेनिंग, कि हम उसको दे रहे हैं भैया, उसको टफेस्ट सिचुएशन दिखाया जाता है। आर्मी में क्या कराया जाता है, आपको टफेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप लीडर बने। आप पैनिक सिचुएशन में भी पैनिक ना हो, आप घबराए नहीं, आप अपना मैक्सिमम आउटपुट उस समय दिखा सके जब एक्चुअल वॉर की सिचुएशन हो। तो यही होता है टैलेंट, डेवलपिंग लीडरशिप टैलेंट। यानी कि उस समय, यानी कि आपको ऑटोक्रेट लीडर बनना है या सिचुएशनल लीडर बनना है, डेमोक्रेट लीडर बनना है, लेजी फेयर लीडर बनना है, किस तरीके का लीडर आपको किस सिचुएशन के अंदर बनना है, ये लीडरशिप कब डेवलप होती है, जब हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं। ये ट्रेनिंग का मेन आउटपुट भी कह सकते हो कि नॉलेज एनहांसमेंट करना, स्किल एनहांसमेंट करना और लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करना, ये टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कराया जाता हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, अब कौन कौन से प्रोग्राम है इसको अपन को ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि अपने कोर्स के अंदर भी नहीं है कि कौन कौन सी सर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के टाइप्स कौन से हैं, जैसे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। लेकिन आपके टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर ये अभी टाइप्स नहीं आए, इसलिए मैंने अभी पॉइंट नहीं नोट किया है। आएगी नेक्स्ट यूनिट के अंदर तो अपन वो भी बता देंगे। तो 22 मिनट 25 मिनट का वीडियो करीबन होने वाला है। कैसा लगा मेरा वीडियो? थर्ड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, मैंने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। थोड़ी और डिटेल में वीडियो चाहिए या सेम सही है स्पीड वगैरह, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी के साथ एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।